अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का इस्तेहाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं महफ़िल मौसीकी से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तेरे नाल 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 वे मैं रहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना, मैं तेरे हाण दी, मैं तेरे हाण दी दुनिया जानदी, तू है मेरा गहना, तेरे नाल 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 वे मैं रहना। बुजुर्गो जी बेटा। फरमाइश सदके जावां ਉਹ ਪਾਈ ਦੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਗੁਲਟਰੀਏ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। क्या कहने ਉਹ ਬਾਬਾ ਫੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਸਾਂਭਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਵੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਮ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਰ ਪਿਆਰ 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 ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ, ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਜਾਣਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ। ਅਗਲਾ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਹਾਣ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? सहाफ़ी हैं सुहाफ़ी, हाय हाय सुहाफी और हम मस्कीन फनकार लोग क्यों है खजल खराब होना है। उन्हें तो आप कुछ कहना भी नहीं, फोन नहीं करना है। उस्ताद जी फरियाद दसो। ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਰਖਤ ਡਿੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਣ ਐਡਾ ਦੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਸ਼ੀਰ। और ये भी दसो डिगे क्यों ने दरख्त? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਿੱਪਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡ ਰਗੜਦਾ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕੋ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। जुनैद जी एक दरखास्त लेके आए हैं। जी जी, हुक्म करें। बच्चे हुक्म। इधर उधर कर देते हैं। हुक्म ਖਾਸ करें, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। आप हुक्म करें। बहुत शौक है हो, बहुत शौक है हो। ऐसी खालस जुगत कर ले नाम मुरादा ढीठ कर छड़ने अगले ने। जुनैद जी गल ए वे मैं सदके जावां, मैं पहले तो दुआवां ही देनियां ने तुहानू। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਨਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। जी जी वरना रब जानदा जे गाउन बजाउन वाला काम तो मुकदा ही जा। देखो ना जरा एंटरटेन करते हैं हम लोगों को, और आपको भी पता है मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। मैं तो अगर हफ्ता 10 दिन आपको ना बुलाऊं तो मेरे व्यूअर्स पूछने लग जाते हैं कि कहाँ मर गए, और उस्ताद जी कहाँ चले गए हैं ये भूरे बालों वाले। ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, मुंह अच्छा, निकले। अच्छा। उस्ताद जी कहते हैं। ਵੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਦਾ। ਸੋਮਾਲੀਆ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। सोमालिया ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਗਨੂਦਗੀ ਚ ਲਈ ਉਬਾਸੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ना कर पुत्र, ना बाबी और छेड़िया कर। बात ये है जुनैद जी कि आप बुलाते हैं, आपकी मेहरबानी। इस दफा जो है ना जी बड़ा गमगीर फैसला अपना मसला बना हुआ है। जी जी बहुत गमगीर। क्या जुनैद जी साडे ते किसी ने काला जादू कर दिया। मनूस खबर एक बंदे ने सानू दिती है कि तुहाडे ते काला जादू होया है। जी जी और काला जादू मैनू लगदा कीता साडे शरीकां ने ही है। काले जादू का इलाज तो सिर्फ आपके इस लाडले भतीजे के पास ही है। अंकल हमारी तरफ ना देखें, हम अंदर से काले नहीं है, हमने नहीं किया जादू वादू। आपने वैसे काली चादर ली हुई है। और तू चुप कर, तेनू लवे मौला। नाम मुरादा हाथी दे बच्चे आ। अंकल मुझे हाथी न कहें। मैं कह नहीं रहा, तू है में ਇਹ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੋਰੀ ਗੰਨਾ ਚੂਪਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਡ ਵੱਢ ਛੱਡੀ। जुनैद साहब, बात ये है कि बहुत तंगी शुरू हो गई है। सत्यानाश हो इस काले जादू का। जाना दाएं तरफ होता है, बाएं तरफ चले जाते हैं। तो इसका हल तो किसी वार्डन के पास होगा ना। बड़ी मुश्किल बन गई है, इसलिए कोई खुदा रहा हमें कोई मसले का हल बताएं, बल्कि किसी बड़े आदमी को बताएं कि हमारा ये मसला हल करे। जरूर करें। आपका तो फोन खड़कना है और ਭਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ
ਆ ਬਾਬੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾਓ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਾਪਾ सुरमा पाया उन्हें तू आँखें च आया है काले जादू के तोड़ के लिए मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? आप किसी मुस्तनद आलम दीन के पास जाएं, वो आपको रहनुमाई दे देंगे। किसी अलबत्ता ये आमल और ये जो ढोंगी हैं इनके पास ना जाइएगा। जुनैद साहब आप ही किसी आलम से राब्ता करें, हमारा तो अमीर आलम ही वाकिफ हो सकता है। अच्छा पहले मुझे ये तो बताएं कि आपको कैसे एहसास हुआ कि आप काले जादू की जद में? जुनैद साहब हमारी रिज़्क रोजी किसी ने बांध दी है, फंक्शन मिलते हैं बेतहाशा, मगर ऐन मौके पे कोई ना कोई ऐसा चक्खड़ चुलता है कि आगे पीछे हो जाता है सारा काम। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये आके फंक्शन जो नहीं हो रहा ये किसी ने बांधा हुआ है। एक शादी वाले ने जुनैद साहब सानू सद्दिया सी जी, उन्हें कहा जनाब आना जे जरूर, तरीक तो 3-4 दिन पहले फोन किया, मैं कहा एड्रैस ले लवीए, मैं कहा जनाब फंक्शन केड़ी जगह ते वे दस दियो सानू, कहंदे ने जी वो कैंसल हो गया है, कुड़ी दी दादी फौत हो गई, इस वास्ते असां फिर फंक्शन मुंतकिल कर दिता। एक होर फंक्शन मिलिया जुनैद साहब उत्थे पहुंचे भी आ, ये गल नहीं कि पहुंचे नहीं, शुक्र है उन्हां दी कोई दादी फौत नहीं हुई। उत्थे जदों पहुंच गए हैं जुनैद साहब ते उन्हां ने बूहा ही नहीं खोलिया। छत तो मुंडे दे वालिद ने दसिया कि भाई नस जाओ इत्थों। मैं जी की होया? कहंदे ने जी मुंडे दा एक सक्का मामा जमात इस्लामी दा बंदा है ते असां फंक्शन नहीं कराना। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੂਆ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸਾਜੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗਏ ਆ ਬੱਸ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸ ਚ ਬਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੱਥੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਛਪਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਕਾਰਡ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਆਓ ਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਵਹਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਕਾਰड भी कैंसिल हो गया। जुनैद साहब इनको एक फंक्शन मिला है साहिवाल का, तो इन्होंने कहा हमें ना लोकेशन भेज दें। फोन इनका खराब था, वो साहिवाल ले जाने के बजाय डसके ले गई लोकेशन। जुनैद साहब ये सारे काले इल्म के असरात हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੂਸਤ ਲੱਥ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਏ ਬੋਲਾ ਏ ਓਏ ਸ਼ੋਖਿਆ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚ ਪਈ ਚਿੱਪਰ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਈਏ ਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵਰਗੀ ਮਲਕਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੈਸਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਝੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੌਖਿਆ। जुनैद जी बात ये है फंक्शन बांध दिया है किसी। पुत्र जी देखो तो सही एडे अच्छे फंक्शन मिले ने। एक जनाब साडे बड़े प्यारे दोस्त अवान साहब वो कहंदे ने आओ जनाब तुहाडा फंक्शन कराउने आ, इत्थे ते बड़े बड़े अमीर लोकां ने आउणा है जी जी, ते आओ तुसी, मिनिस्टर ने भी आउणा है। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਉਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਤਗੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣੇ? 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਵੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੋ 10:30 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋ 1.5 ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪੌਣੇ 2 ਗਾਣੇ ਗਾ ਲਏ ਸਨ। ਚਲੋ ਪੌਣੇ 2 ਤੁਸੀਂ ਗਾਣ ਦੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੌਣੇ 2 ਗਾਣੇ ਹਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੈ, ਦੜ 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 ਦੜ।
ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਬਾਬਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ जी जिंदा है ना चुको। वो नहीं हटे, उन्हें चुक लिया। उन्होंने खराब गाना गाने की वजह से बाबा गिरफ्तार किए हैं या वक्त की खिलाफ वर्जी की वजह से किए? जुनैद साहब गान ते बड़ा सुरीला डे सन बाबे होरी, बस उन्हें चुक लिया। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਘਸੀਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਮੁਰਾਦ ਗਿਟਕੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਸ਼ਿਮਲੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਗੱਡੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਉਹ ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਾਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਖੜਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਸ ਕਰੋ, ਪੌਣੇ 2 ਗਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਕੁੜੀ ਬੋਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਗਿਟਕੂ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਬੰਦ ਜੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ झूठे ने। दिनेश साहब, किसी कोई इनकी हेल्प ना करना, ये आपको झूठा कह रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये अब हमारी सरिश्त में शामिल होती जा रही है बात, ये आदत बनती जा रही है कि हम शादी ब्याह में आम तौर पे गरीब रिश्तेदारों को बड़े बेरहमाना अंदाज में हम मुस्तरद कर देते हैं, हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। भाईजान, चंद रोज़ पहले मैंने एक फैमिली में इस बात पे लड़ाई होते देखी है कि आप लोगों ने शादी पे हम 3 भाइयों में से उस भाई को बुलाया है जो भाई ज़रा माली तौर पे तगड़ा है, और हम 2 चूँकि बहुत गरीब हैं, माली तौर पे उतने आसूदा नहीं हैं, इसलिए हम दोनों को आप लोगों ने अपनी शादी पे नहीं बुलाया। अच्छा, इस लड़ाई के बाद या आपस में जो इनका इख्तलाफ था, जब वाकई मैंने सुना तो मैंने देखा है कि ये अब हमारी सरिश्त में शामिल होती जा रही है बात, ये आदत बनती जा रही है कि हम शादी ब्याह में आम तौर पे गरीब रिश्तेदारों को बड़े बेरहमाना अंदाज में हम मुस्तरद कर देते हैं, हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। अच्छा, ना बुलाना तो चलो एक तरफ, लेकिन आप ये सोचें कि जब यानी शादी भी तो चलो आई हुई गुजर गई, उसके बाद जब उनको ये पता चलता होगा कि हमें सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि हम माली तौर पे उतने आसूदा नहीं हैं जितने ये लोग हैं, तो उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, ये कितना बड़ा, हम कितने बड़े गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। और आपकी शादी पे आपने जिन लोगों से आपको मतलब पड़ता है, कारोबारी ताल्लुकात हैं जिनके साथ, जो आपके, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके जो अफसरान हैं उनके, तो आपने अफसरान के भी पूरे ख़ानदान को बुलाया होता है शादियों में। तो यानी शादी ब्याह में भी हम कितने सिलेक्टिव हो गए, हमने कितनी क्लास डिस्टिंक्शंस पैदा कर ली हुई हैं। कितने अफसोस की बात है, कैसा खुशी का मौका, इस पे आपको खुले दिल के साथ सबको शामिल करना चाहिए। मैंने एक अपने दोस्त को लिस्ट बनाते हुए देखा, मैंने उसका नाम नहीं बताना, शर्मिंदा होगा बेचारा। वो बाकायदा ये डिस्कस कर रहे थे कि इनके पास गाड़ी नहीं है, इनको ना बुलाओ। मैंने कहा यार ये क्या कहना भाजी, वो जरा गड्डियां नाल बरात सज जाती है, और साथ वो ये भी कह रहा है अपने घर वालों को, भाइयों को, कि ये साथ कहें भी जरूर कि अपनी गाड़ी लेके आना है, गाड़ी ले, इनके पास 2 हैं, उनको कहो दोनों गाड़ियां लेके आए, ये कर रहे थे। और अगर महंगी गाड़ी है तो महंगी गाड़ी लेके आना है, सस्ती गाड़ी ना लाइएगा। यानी हम दिखावे के खप्त में
मर्ज में किस हद तक मुब्तला हो चुके हैं, कहाँ तक हम गिरना चाहते हैं। कहीं तो ब्रेक लगानी चाहिए ना हमें। ये जो स्टेटस की दौड़ है, कहीं तो हमें इसको रोकना चाहिए ना यार। हालांकि पाज जुनैद अगर देखा जाए ना, हकीकत को अगर सामने रखा जाए, तो माड़ा बंदा बेचारा साल में अच्छी रोटी 2-3 शादियों से ही खाता है, बिल्कुल बिल्कुल वरना घर में उसके बेचारे के तो मसा गुजारा ही हो रहा होता है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अगर ये भी जहन में रखें शादी वाले दिन कि मैंने सवाब भी कमाना है यार, मैंने अपने माड़े रिश्तेदार, माड़े दोस्त अहबाब जो हैं, माड़े मोहल्लेदार मिलने वाले, उनको जरूर बुलाना है। वो शादी के ऊपर गोश्त खा लेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक तो अच्छा खाना उनको मिल जाता है, और दूसरी बात ये भी है कि उनका मान कितना बढ़ता है ये देख के कि नहीं हमें याद रखा है। और अगर आप नहीं बुलाते तो उनका मान किस बेदर्दी के साथ टूटता होगा। मुर्तकिब होते हैं ना उसके कि यार सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। ये कोई पूछता होगा कि आपको बुलाया, कहाँ बुलाया था लेकिन मैं गया नहीं, हालांकि बुलाया ही नहीं होता उन लोगों को। तो ये कौन सी शादी है, कौन सी तकरीब है जिसमें आपने बाकायदा क्लासेस सजाई हुई है अपनी, आपको मतलब है जिनसे, उनको आपने बड़े अच्छा। फिर ये भी होता है कि अगर आपके गरीब रिश्तेदार हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो पीछे पीछे रहें, वो सामने ना आए, ताकि मेरी जो तकरीब है वो बड़ी डिसेंट, बड़ी अमीराना शादी लगे। बड़े आपने जो है ना फन्ने खान और तुर्रम खान वो आपने सोफों पे बिठाए होते हैं, और जो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं वो पीछे आधी जो कुर्सी नहीं होती वो जो थोड़ी देर बाद कड़ाच कर जाती है और मुंह से गाली निकलती है, या थोड़ी सी वो चुटकी भी भरी जाती है जिस कुर्सी में बैठते ही ना, उन कुर्सियों पे आपने अपने गरीब रिश्तेदारों को बिठाया होता है। हाँ जी, और हद तक महसूस कर रहे होते हैं, उनसे शर्मिंदा हो रहे होते हैं। अच्छा, अब गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम में से ज़्यादातर जो है वो यहाँ पे अगर लाहौर में आबाद है, कराची में आबाद है, दूसरे शहरों से आके आबाद हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास्ट के बारे में कितने लोग हैं जो नहीं जानते? सबको पता है कि यार आप तरक्की करके यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो ये कैसे हो सकता है कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों से छुटकारा हासिल कर लें? कोई बड़े से बड़ा, कोई चीफ जस्टिस है, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वजीर आजम है, सदर है, जो आज है, क्या उसके गरीब रिश्तेदार नहीं है यार? ये कैसे मुमकिन है? तानू रोज एक बंदा जरूर मिलेगा जेड़ा कहेगा कि साड नाल खेडदा हुंदा सी, ओ मैं इनू साइकिल ते खड़दा रहा स्कूले, की कहने, इस तरह के कई बंदे मिलते तो है ना। तो ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया आपसे ये तवक्को लगा के बैठी हुई है कि आपके पूरी फैमिली में एक एक बंदा जो है वो मियां मंशा है? ऐसा नहीं है ना। उनको पता है कि आपकी फैमिली जो है एक इतना बड़ा जो खानदान है उसमें गरीब भी होंगे, मिडियोकर्स भी होंगे, उसमें और अमीर मियां भी होंगे। मंशा साहब भी जो है उनका भी जाहिर है माड़े भी उन्होंने दा मंशा ढोल वाला भी यार होना ही है। वो मेरा मतलब है उनके भी कोई ना कोई, देखो ये तो पाकिस्तान जब बना था ना जी, तो उस वक्त कितने खानदान थे जो खाते पीते इधर आए थे, बेचारे सारे उजड़ छुजड़ के इधर से जो महाजर बन के इधर आए, फिर जो इधर वाले लोग भी थे वो भी कब इतने कोई साहिब हैसियत लोग रहते थे शहरों में, बहुत कम थे। तो ये सारे जब बने हैं तो इनके साथ के जो लोग थे, कुछ बूटे पौधे जेड़े छोटे रह जाते ने, ओदा ये मतलब तो नहीं हुंदा कि वो बाग दी सजावट च नहीं है, या उनको आप काट के फेंक दें। बाग तो सबसे सजा होता है ना, छोटे बड़े दरमियाने ऊंचे। सर जी वैसे वाज़ेह तौर पे बताया गया कि अपने से नीचे देखें। हाँ, नहीं देखना ही नीचे चाहिए। अपनी जिंदगी में मैंने नीचे देखने वाले बहुत कम देखे, ऊपर देखने वाले बहुत ज्यादा। अच्छा, तीसरा मरहला जो आता है ना, वो शादी ब्याह या ऐसी तकरीबात के मौके पे वो गरीब रिश्तेदारों के साथ डील करते हुए आता है। उसमें भी हम फ़र्क रवा रखते हैं। पहले अगर बुला ही लेते हैं तो फिर हमारी तमाम तर तवज्जो का जो महवर व मरकज़ है वो MPAs होते हैं, वज़रा होते हैं, या जो अमीर लोग आए होते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, उनके साथ खड़े रहते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। डर के परा हो जाते हाँ, कुकड़ी नहीं बिल्ली को डर के मंजी थले। बिल्कुल यही बात है कि गरीब रिश्तेदार तो आपके डर के वैसी साइड पे हो जाते हैं कि बड़े बड़े लोग हैं यार, मैंने क्या करने जाना है, तो वो बेचारा वैसे ही डरा हुआ, सहमा हुआ होता है। दूल्हा दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवानी है तो जो VVIPs होते हैं वो, और गरीब रिश्तेदारों की बारी नहीं आती कि उनके साथ तस्वीर, तो अच्छा नहीं लगता हमें। ये भी जहन में होता है लिस्टें बनाते हुए ना मेहमानों की कि इसने सलामी ज्यादा देनी है, इसने कम, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, यहाँ तक सोच रहे होते हैं। गरीब आदमी बेचारे को ये भी कॉम्प्लेक्स होता है
कि मैंने कम सलामी देनी है तो मैं इधर उधर देख के ज़रा खामोशी से पकड़ाऊँ। हालांकि सलामी का लिफाफा किसने खोल के देखना होता है, लेकिन उस बेचारे को ये कॉम्प्लेक्स भी होता है कि मैं बड़ी जगह पे आया हूँ तो कहीं बुरा ना लगे कि मैं बहुत थोड़ी सलामी दे रहा हूँ। जी 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 जी, बड़ी बड़ी अजीब ये फंक्शनों पे तो बड़ी बड़ी अजीब सूरत हाल, दिल हिला देने वाली सूरत हाल भी नजर आती हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कान के बारे में आप ये सुन के हैरान होंगे कि कान एक ऐसा उज़्व है जो कभी ग्रो करने से नहीं रुकता, जो हमेशा, इसीलिए आपने देखा होगा बुजुर्गों के कान बहुत बड़े हो जाते हैं। देखो जरा, ये एक्चुअली साइंस है और हम समझते हैं कि बुजुर्ग आदमी जेड़ा ओदे कानों दी बुड्ढी खिंच खिंच के लंबे कर रहा है। अच्छा प्यारे बच्चों, आज बायोलॉजी की क्लास है हमारी और हम एक मर्तबा फिर इंसानी जिस्म के बारे में बहुत ही जो हैरत अंगेज़ फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। गुड सर, बायोलॉजी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है। आप इंशाल्लाह बहुत बड़े आप बायोलॉजिस्ट बनोगे, बड़े थैंक यू सर, थैंक यू। और सबसे सर ज़्यादा बायोलॉजिस्ट जुगत कर सकते हैं ना? अच्छा बच्चों, सबसे जो मज़ेदार फैक्ट है, हम ये पहले भी एक दो मरतबा इंसानी जिस्म के बारे में जो दिलचस्प बातें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, हैरान कर देने वाली। आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारी जो आंखें हैं जी वो एक मिनट में 20 मरतबा झपकती हैं, ठीक है, और एक साल में 1 करोड़ मरतबा जो है इंसानी आंख झपकती है। जिसकी आंख का ऑपरेशन हुआ हो वो भी इसको 1 करोड़ मरतबा ही झपकेगा। वो भी नहीं झपक सकता, और जिसको मदारी, जिस बच्चा जमूरा को कहता है ना ऐथे बैठा रही आंख ना झपकी, वो भी नहीं आंख झपक सकता। अच्छा, एक और जो आंख के सबसे करीब एक हमारा उज़्व है, कान। कान के बारे में आप ये सुन के हैरान होंगे कि कान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा उज़्व है जो कभी ग्रो करने से नहीं रुकता, जो हमेशा, इसीलिए आपने देखा होगा बुजुर्गों के कान बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो बाकी अज़ा होते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन जो कान है ये लंबा होता जाता है, ये ग्रो करता जाता है। और इसी के बारे में आप ये सुन के भी हैरान होंगे कि जो इंसान के कान के अंदर मैल होती है, ये असल में मैल नहीं होती, ये पसीने की एक शक्ल होती है जो सॉलिडिफाई हो जाती है, जो सॉलिड शक्ल इख्तियार कर लेता है, ये बेसिकली पसीना होता है। देखो जरा, ये एक्चुअली साइंस है और हम समझते हैं कि बुजुर्ग आदमी जेड़ा ओदे कानों दी बुड्ढी खिंच खिंच के लंबे कर रहा है। अच्छा, एक और बात आप हड्डियों के बारे में ये जान के हैरान होंगे कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी 300 के लगभग हड्डियां होती हैं, जो जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो सिर्फ 206 रह जाती हैं। 206 हड्डियां रह जाती हैं, कम हो जाती है सर जी? कम हो जाती हैं हड्डियां। एक तो ये होता होगा कि मेरा ख्याल शादी के बाद जो कुछ हड्डियां हैं वो बीवियां तोड़ देती होंगी, उससे कमी वाकई हो सर जाती अगर होगी। वो रहती तो बीच में ही है ना, बल्कि टूट के तो ज्यादा हो जाती। टूट के बाहर सुट देती। अच्छा, उसकी एक वजह ये है कि कई हड्डियां मिल के एक हड्डी बन जाते हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए हड्डियों की तादाद जो है वो फिर आमतौर पे 206 के लगभग रह जाती जुल्फी है। सुन रहे हो तुम? बुजुर्ग हो गए तो तुम्हारी एक ही हड्डी हो जाएगी। और ये बीवियां अक्सर इसीलिए कहती है ना, मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी, वो हड्डी पसली इसी तरह एक करती है। सर जी मेरी हड्डी पसली भी एक हो जाएगी। नहीं, सर जी ये तो जुगतें कर रहे हैं क्लास में, मुझे आप लेक्चर दें, मैं तो अपने कैरियर के साथ बड़ा सीरियस हूँ। हाँ, इसीलिए चले बेटा, मैं आपसे ही मुखातिब हूँ कि एक इंसान जो है वो अपनी औसत उम्र में 40,000 लीटर लुआब पैदा करता है, जिसको हम थूक कहते हैं। 40,000 लीटर उसके जिस्म में थूक पैदा होता है, अंदाजा करें आप। अच्छा, इस बात का जिक्र हम गालिबन पहले भी एक मरतबा कर चुके हैं कि अगर आप सुबह और रात सोने से पहले अपना कद नापें तो उसमें 1 सेंटीमीटर की जो कमी है वो वाकई हो चुकी होती है सुबह से लेके रात तक। हाँ जी, डेली बेसिस पे। लेकिन वो होता ये है कि ये जो हड्डियों में कार्टिलेज होता है ना, ये श्रिंक कर जाता है। ये सुबह जब उठते हैं तो वो ताज़ा दम होते हैं, वो श्रिंकेज फॉर्म में नहीं होते।
जब आप रात को सोने लगते हैं तो वो जो कार्टिलेज है वो श्रिंक कर जाता है, तो 1 सेंटीमीटर आपका कद छोटा हो जाता है। सर रोज अगर 1 सेंटीमीटर कम होता हो तो बंदा तो 3-4 साल बाद डड्डू बन के फिर जब आप सोते हैं तो वही जो आपकी कार्टिलेज है, जो हड्डियों का जो मुर्कनी हड्डी जिसको आप कहते हैं, वो दोबारा अपनी पोजीशन पे बहाल हो जाते हैं। अगले सुबह उठते हैं फिर आप 1 सेंटीमीटर बढ़ चुके होते हैं। अच्छा समझ आई? मैं डर गया था, मैंने कहा अल्लाह खैर करे। इसीलिए मेरे डैडी कहते हैं कि आप सुबह जब उठो तो ऐसे ऐसे किया करो। सर ये झूठ बोल रहा है, इसका डैडी तो है ही नहीं। क्यों? इसका अब्बा है। यार झूठ मत बोलो, मेरे डैडी हैं। जुनैद साहब कभी देगे पकाने वाला डैडी हो सकता है। अच्छा जी, इंसान के चलने के हवाले से एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि औसतन अगर एक बंदा आधा दिन चलता है, 12 घंटे वो है, उसका कोई काम ऐसा है वो चलता रहता है, चलने फिरने की उसकी जॉब है, तो वो दुनिया के गिर्द मुकम्मल चक्कर लगाने में 690 दिन लगते हैं। अच्छा, 690 दिन में वो दुनिया के गिर्द चक्कर लगा सकता है। अरे वाह, अच्छा अंदाजा करें आप। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बताएं इंसान के जिस्म में वो कौन सा मसल है जो कभी नहीं थकता? होता ना, कोई भी मसल है, ये मसल है, आप काम करते हैं थक जाते हैं ना, वो कौन सा मसल है जो कभी नहीं थकता? सर जी जुबान। जुबान। नहीं, दिल। दिल एक मसल है, दिल बुनियादी तौर पे एक मसल है जो कभी नहीं थकता। वाह। अच्छा जी, एक और बहुत दिलचस्प जो फैक्ट है वो ये है कि एक इंसान अगर उसकी 60 से 70 साल तक की उम्र है तो वो कमो बेश 1 साल अपनी ज़िंदगी का जो है वो टॉयलेट सीट पे गुजारता है। 1 साल टॉयलेट सीट पे गुजार देता है अपनी ज़िंदगी का। शाबाशी। अच्छा जी, हमने तो जिक्र किया ना इससे पहले ना थकने वाला मसल। जी हाँ, दिल। वो इंसान के जिस्म का कौन सा मसल है जो सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है? कौन सा होगा सबसे ज्यादा मजबूत? सर ये कमर रीढ़ की हड्डी। नहीं, जबड़ा। जबड़ा। जबड़ा एक मसल है और वो सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग मसल कहलाता है, जबड़ा। ये दोनों दांतों के दरमियान। दरमियान पूरा जबड़ा जो है। सर गोगे का तो लोहे का है जबड़ा। वो इस जबड़े से कई भैंसे चबा गए। बल्कि लोहे के चने चबा गए। अच्छा जी, वो कौन सा इंसानी जिस्म का ऑर्गन है जो मुकम्मल तौर पे रीग्रो कर सकता है, दोबारा अपने आप को दोबारा पैदा कर लेता है? जिगर। जिगर, शाबाश। जिगर को जब ट्रांसप्लांट भी किया जाता है तो उसका एक हिस्सा होता है, तो दोनों जो देता है और जिसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है उसमें एहलियत होती है कि वो पूरे का पूरा जिगर दोबारा रीग्रो कर ले। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आम तौर पे हम एक टोटका इस्तेमाल करते हैं कि जब फ़ोन में कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाती है तो हम कहते हैं कि इसको बंद करके दोबारा चलाओ, इसको रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, तो इंसानी जिस्म में वो कौन सा फेल है जो एक तरह से बाज़ मामलात को, बाज़ फंक्शंस को वो रीस्टार्ट करने के काम आता है? वो एक तरह से रीबूट हो जाता है, बूट हो जाता है। आंखें सर। सोना। सोना। नहीं, दिमाग है सर। नहीं, वो कौन सा फेल है? छींक मारना। साइंसदान कहते हैं जब इंसान छींक मारता है तो उसका मकसद ये होता है कि इंसान के बाज़ अफ़आल जो हैं जिस्म के, दिमाग के, वो रीसेट हो जाते हैं, रीसेट पे दोबारा वापस उसी पोजीशन पे चले जाते हैं जहां पे उससे पहले उनको होना चाहिए। ओ, इसीलिए सियाने कहते हैं कि छींक के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली। अच्छा, आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं जो शायद आने वाले दिनों में बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाए कि एक तो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कहते हैं कि दुनिया में किसी 2 बंदों के जो अंगूठे के निशानात हैं वो एक जैसे हो ही नहीं सकते, इसलिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। दूसरा, इंसान के जिस्म में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके प्रिंट लिए जा सकते हैं? आंखें सर, आंखें। नहीं, प्रिंट लिए जा सकते हैं बाकायदा। जैसे अंगूठों पे हमारे प्रिंट है ना, इसी तरह जिस्म के एक और हिस्से पे भी इसी तरह का प्रिंट होता है, वो मुख्तलिफ होता है हर 2 इंसानों का। वो है ज़बान, उसको कहते हैं टंग प्रिंट। टंग प्रिंट। ज़बान पे भी हमारे उसी तरह के पैटर्न्स बने होते हैं
जैसे हमारे अंगूठे पे बने जो एक दूसरे से नहीं मिलते। मिलते नहीं। सर अगर बायोमेट्रिक अंगूठे से नहीं तो फिर जुबान से भी हुआ हो करे। सकता है फ्यूचर में ये भी हो कि बहुत बुरा कितना लगेगा बंदा दफ्तर में जाके जुबान से प्रिंट देता हुआ, टंग प्रिंट लगाता हुआ। अच्छा, इंसानी आंख के बारे में एक बुनियादी सा फैक्ट है लेकिन बहुत दिलचस्प है कि एक इंसानी आंख जो है वो 1.7 मील दूर जलती हुई मोमबत्ती को देख सकती है। 1 यानी 2.25 मील दूर अगर कोई मोमबत्ती जल रही है तो वो इंसानी आंख देख सकती है। आप माशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बाहर फिर लोगों को अगर कोई मालशिया ना भी मिले तो वो जो अपना चेयर मिल जाती है आपको, वो ले लेते हैं, उसके साथ दबवा लेते हैं। लेकिन यार जो मजा मालशिया से दबाने में आता है उनको वो चेयर वाला काम हाँ नहीं जी, है। चेयर वैसे भी खतरनाक मालशी है, उस मालशी जो करंट भी पै सकता है। अच्छा जी, आज याद माजी में मैं आपको वो याद करवाना चाहता हूँ, मालिश। याद आया आपको? शीशियां खड़का मालिश करने वाले जिसको हम मालशिया कहते थे, अब वो नजर ही नहीं आते। हालांकि अक्सर बाजारों में वो घूमते हुए नजर आते थे। वो 4-5 शीशियों का उन्होंने एक छोटा सा स्टैंड सा बनाया होता था और वो ऐसे उछालते थे स्टैंड को तो वो छनकती थी शीशियां और साथ वो आवाज निकालते थे, क्रच मालिश। मैंने एक ऐसा देखा हुआ जिस करता था और हर बाजार में मौजूद होते थे। और खास तौर पे जहाँ पे होटल होते थे ना, रेस्टोरेंट, लोग खाना शाना खा रहे हैं, खाना खा के वेले हुए ही हैं तो आगे उन्होंने पीछे से कंधा पकड़ लेने और ऐसा दबाना है कि बाट साहब ने उतो रोटी खाती तो उतो ने ऐसा दबाना शुरू किया कि उते ही सुते नहीं, मालिश का कल्चर तो खैर अब भी मौजूद है हमारे यहाँ, आपको मालिश वाले भी मिलते हैं, ये सारे मिलते हैं। लेकिन एक वक्त होता था कि उस वक्त खानदानी मालिशिये होते थे। हमारे गांव देहात में चौधरियों को मालिश करने के लिए मालिश जो था एक फन था जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता था और उनके बारे में कहा जाता था कि इसका हाथ बड़ा मजेदार है। यानी हाथ मजेदार से मुराद ये है कि आप देखें ना, एक मालिश जो है, मसाज जो है, ये बहरहाल अब तो एक फिजियोथेरेपी की एक शक्ल है ना, लेकिन अब उसको दबाना और उन जो खानदानी मालशिये होते थे जो उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बाकायदा मालशिये नहीं, ये फनकार है। उनको इंसानी जिस्म की हड्डियों और मसल्स की एक एक चीज का पता होता था। हाँ जी, हाँ जी। गोगे को एक मालशी के मुतल्लक किसी ने कहा ना हाथ बड़ा मजेदार है तो गोगा पाड़ के खान उसने कहा यूर घुटन च मजेदार है। कई मालशी ऐसे होते ना, दबाते तो उल्टा ज्यादा दर्द करने लगे थे। बाबूजी, जब मैं नया नया लाहौर आया था तो मेरे पास सोने के लिए जगह ही नहीं थी। मैंने देखा फुटपाथ पे मालशियों ने सफेद बिछाई हुई, तकिए रखे, मैं जाके लेट गया और मालशी ने मेरी टांग पकड़ी है दबाने के लिए। मैंने कहा भाई मैं मालिश नहीं करानी, मैंने सिर्फ सोना है। ये सराय समझा था उसको। उसने बाद में कहा कि यार जे तू सौ गया इस तो बाद साफ ते मेरे किसी काम दी नहीं, अभी नाल ले जा 300 रुपया दे के जा। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि एक फन पैदा होता था, ये फन जो है ये इस कदर इसमें अजीब अजीब फनकारियां नजर आती थी कि ये अपना थैला बताता है कि मुल्तान के अंदर वो हाथों पे घुंघरू बांधे होते थे माल और नूर जहां का गाना लगा के। हाँ जी, वो किस तरह करते थे? कैसा? वाकई म्यूजिक के साथ वो बाकायदा मालिश करते थे। सारे एक तो ये सड़कों पे मालिश वाले होते हैं ना, हमारे शहर गुजरांवाला में एक वो प्रोफेशनल है जो सिर्फ पहलवानों की मालिश करते हैं। पहलवान ही उनसे मालिश करवाते हैं, वो किसी और। एक दफा आउटडोर कहीं ड्रामा करने गए हुए थे तो ये गोगा अपना ना ये कौडू की मालिश कर रहा था। कौडू ने निकर पहनी हुई और लेट के नीचे मालिश करवा रहा है। मैं उतो आके देखे, मैंने इंज लगा गोगा मच्छी नु सुहा मलन दे। अच्छा, एक तरफ तो मालिश करने वाले हैं ना, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इस नशे के आदी हैं। वो बाकायदा उनका जिस्म टूटने लगता है कि वो अगर हफ्ते में 2 या 3 दफा मालिश ना करवाए, जब वो काम से, कारोबार से, नौकरी से वापस जाते हैं
तो घर जाते जाते जहाँ आप कहते हैं सफ़े बिछाई होती हैं लोगों ने, चौकों में, चौराहों में, फुटपाथों पे, पार्क्स में, तो वो वहाँ पे जब तक वो मालिश करवा के ना जाए, चाहे वो आधा घंटा मालिश करवाएं, उनको चाहे रात को नींद नहीं आती। यार मेरे एक मुर्शिद हैं बड़े प्यारे, बहुत बड़े भाई हैं, उनको कनाडा का वीजा बड़ी मुश्किल से मिला। देखो पहले की बात है, 15-20 साल पहले की। तो वो कनाडा पहुंच गए। अच्छा 2 हफ्ते बाद उन्होंने उधर से फोन करके अपने बच्चों को बहुत डांटा। उन्होंने कहा मेरी वापसी की टिकट कराओ ना कि जी की होया है? कहते ने पुत्र ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ जिन्नी देर तक मैनू घुटे ना मैनू नींदर नहीं आती तो मां ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ लाहौर है। वो वापस आ गए। अच्छा, एक और बड़ी इस हवाले से दिलचस्प बात है कि पाकिस्तानी जो है वो आदी हैं मालिश करवाने के, जो आदी हो जाते हैं एक बार, तो जब वो बैरून मुल्क चले जाते हैं वहाँ पे तो नहीं मालिश किए होते, लेकिन वहाँ पे आम तौर पे इंग्लैंड में, कनाडा में, जो हमारी मशहूर डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों की, अमेरिका में, वहाँ पे मुख्तलिफ सर्कल्स में एक एक मालिशिया होता है। आम तौर पे वो इलीगल वहाँ पे ठहरा होता है बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन उसको मालिश का फन आता है, तो सारे उसको फोन करके जो है ना बुला रहे होते हैं। ये उसकी खिदमत जो है वो वहाँ पे किसी पाकिस्तानी से पूरी की जाती है। जी हाँ, बाहर फिर लोगों को अगर को मालशिया ना भी मिले तो वो जो अपना चेयर मिल जाती है आपको, वो ले लेते हैं, उसके साथ दबवा लेते हैं। लेकिन यार जो मजा मालशिया से दबाने में आता है उनको वो चेयर वाला काम हाँ नहीं जी, है। चेयर वैसे भी खतरनाक मालशी है, उस मालशी जो करंट भी पै सकता है। और दूसरी बात ये है कि मालशिया ने दुनिया जहान की बातें सुनानी होती हैं, खबरें देनी होती हैं। अब जो मसाज चेयर है उसने तो बातें नहीं करनी होती ना। बिल्कुल ठीक बात है, वो मजा एक अलग होता है मालशिया की गुफ्तगू का। हाँ जी, हाँ जी। और उसके पास इतनी बातें होती हैं कि वो 30 साल भी तुहानू मालिश करे तो ये गल्लां नहीं मुकदी। और जीजी मालिश करते करते मालिशियां छोड़ते भी बड़ी बड़ी हैं। हाँ। मैं एमएनए को दबाता हूँ, मैं तो थानेदार साहब मेरे से और किसी से दबाते ही नहीं, मैं ही दबाता हूँ। ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਾਰ ਲੈ। नाज़रीन, ये था आज का अस्पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि जन्नत में दूध की नहरों के ख्वाब वो भी देखते हैं जो दुनिया में दूध में पानी मिलाने से बाज नहीं आते। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।